बिहार बदला जाएगा। नमस्कार। साल 2025 और सबकी नजरें हैं बिहार पर। देखिए, ये चुनाव सिर्फ बिहार की अगली सरकार चुनने के बारे में नहीं है, नहीं, बल्कि ये शायद देश की राजनीति की अगली दिशा भी तय करने वाला है। क्योंकि ये सिर्फ दो गठबंधनों की लड़ाई नहीं है, इसमें नए खिलाड़ी भी हैं, बड़े बड़े वादे हैं और एक ऐसा विवाद है जो लोकतंत्र के उसूलों पर ही सवाल खड़ा कर रहा है। तो चलिए इस पूरे महामुकाबले को परत दर परत समझते हैं। अभी विकास क्या हो रहा है? कौन सा विकास का बात कर रहा है? विकास के नाम पर सीमांचल के अंदर विनाश का काम किया है। बिहार की राजनीति का सारा खेल बस इसी एक नंबर के इर्द गिर्द घूमता है, 243। ये सिर्फ सीटों की संख्या नहीं है, बल्कि समझिए कि ये 243 अलग अलग रण क्षेत्र हैं, जहां हर एक वोट के लिए एक भयंकर जंग होगी। और इन्हीं में से जो चुने जाएंगे वही तय करेंगे कि अगले 5 साल बिहार का भविष्य क्या होगा। और फिर आता है ये जादुई नंबर 122। जी हां, सारा दंगल, सारी खींचतान इसी एक आंकड़े के लिए हो रही है। ये वो मंजिल है जिसे पाने के लिए हर पार्टी, हर गठबंधन अपनी पूरी ताकत झोंक देगा। जो भी इस लाइन को पार कर गया, समझ लीजिए पटना का ताज उसी के सिर पर है। तो इस चुनावी महासमर को ठीक से समझने के लिए हम 5 बड़े सवालों के जवाब ढूंढेंगे। तो चलिए सबसे पहले मैदान के 2 सबसे बड़े खिलाड़ियों से मिलते हैं। वैसे तो बिहार की राजनीति दशकों से इन्हीं 2 ध्रुवों के बीच घूमती रही है। ये एक क्लासिक सियासी लड़ाई है जहां 2 ताकतवर खेमे सत्ता के लिए एक दूसरे के सामने खड़े हैं। तो एक कोने में है सत्ताधारी एनडीए यानी नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, जिसकी कमान बीजेपी और जेडीयू के हाथों में है, और उन्हें चुनौती दे रहा है महागठबंधन, जो आरजेडी और कांग्रेस के नेतृत्व में विपक्ष का सबसे बड़ा और मजबूत चेहरा है। अब जरा इन आंकड़ों के पीछे की सियासत को समझिए। एनडीए में बीजेपी और जेडीयू का 101 सीटों पर लड़ना ये दिखाता है कि भाई ये एक बराबरी का गठबंधन है, जहां कोई किसी से कम नहीं। वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन में 143 सीटों के साथ आरजेडी ने एकदम साफ कर दिया है कि ड्राइविंग सीट पर वही हैं और तेजस्वी यादव ही उनके कैप्टन हैं। बिहार के इस चुनाव में जो मुद्दे हैं ना, वो सीधे आम आदमी की जिंदगी से जुड़े हैं। सबसे बड़ा सवाल है रोजगार का। क्या बिहार के युवाओं को काम के लिए बाहर जाना ही पड़ेगा? इसीलिए हर पार्टी नौकरियों की बौछार का वादा कर रही है। इसके साथ ही जाति का समीकरण और भ्रष्टाचार के आरोप ये भी खूब हवा में हैं। विपक्ष सरकार को घेर रहा है तो सरकार विपक्ष को जंगल राज के दिनों की याद दिला रही है। मैदान में एक ऐसा नया खिलाड़ी भी है जो पूरे खेल का समीकरण बदलने का दम रखता है और वोटरों को एक तीसरा, एक अलग रास्ता दिखा रहा है। ये है जन स्वराज पार्टी और इसके नेता हैं जाने माने राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर। ये पार्टी खुद को दोनों प्रमुख गठबंधनों से एकदम अलग, एक तीसरे विकल्प के तौर पर पेश कर रही है। इनका मेन फोकस है बिहार में व्यवस्था परिवर्तन और साफ सुथरी राजनीति। और इनके वादे, सुनिए, इनके वादे बिहार की पारंपरिक राजनीति में किसी भूचाल से कम नहीं हैं। जरा सोचिए, नेताओं को पार्टी हाईकमांड नहीं बल्कि जनता खुद चुने। जो विधायक काम ना करे उसे जनता ही वापस बुला ले, और 90% उम्मीदवार वो हों जिन्होंने कभी चुनाव ही ना लड़ा हो। ये सिर्फ वादे नहीं है, ये तो पूरे सिस्टम को बदलने का एक ब्लूप्रिंट लग रहा है। तो सवाल यही है कि आखिर वोटर रजिस्ट्रेशन की ये जो प्रक्रिया है, जिसे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन या एसआईआर कहा जा रहा है, ये इतनी ज्यादा विवादित क्यों बन गई? आखिर इसमें ऐसा क्या है जिस पर इतना हंगामा मचा हुआ है? अच्छा, तो ये पूरा विवाद आखिर हुआ कैसे? इसकी कहानी इन 4 तारीखों में छिपी है। देखिए, 24 जून को एक फरमान आता है कि भाई हर वोटर को दोबारा रजिस्टर करना होगा। फिर 10 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट एक रास्ता सुझाता है, कहता है कि अरे आधार और वोटर आईडी जैसे डॉक्यूमेंट्स को मान लीजिए। लेकिन 21 जुलाई को चुनाव आयोग इस सलाह को ठुकरा देता है, कहता है नहीं मानेंगे। और फिर आती है 25 जुलाई की डेडलाइन। अब सोचिए, बिहार के लाखों मजदूर जो बाहर काम कर रहे हैं, उनके लिए तो ये डेडलाइन उनके वोट देने के अधिकार पर ताला लगाने जैसी हो गई। और इस विवाद का सबसे हैरान करने वाला पहलू ये था, जिन डॉक्यूमेंट्स को पूरा देश पहचान पत्र मानता है, आधार कार्ड, वोटर आईडी, राशन कार्ड, उन्हीं को इस प्रक्रिया के लिए खारिज कर दिया गया। बस फिर क्या था,
इस पर राजनीति गर्मा गई। विपक्ष ने इसे सीधे सीधे सत्ताधारी एनडीए की साजिश बताया, कहा कि इसका मकसद उनके वोटरों को लिस्ट से हटाना है। हालांकि चुनाव आयोग ने इन सारे आरोपों को खारिज किया और कहा कि ये प्रक्रिया पूरी तरह कानूनी है और इसका मकसद सिर्फ एक साफ सुथरी वोटर लिस्ट तैयार करना है। तो इतने सारे समीकरणों, वादों और विवादों के बीच बिहार का सियासी ऊंट आखिर किस करवट बैठेगा? भाई, नतीजे तो भविष्य के गर्भ में हैं, लेकिन ओपिनियन पोल्स की पहली तस्वीर क्या कह रही है, चलिए देखते हैं। हाँ, तो ये जो आंकड़े हैं ये सितंबर 2025 में किए गए एक ओपिनियन पोल पर आधारित हैं। और एक बात याद रखनी होगी, ये सिर्फ एक अनुमान है, अंतिम नतीजे इससे काफ़ी अलग भी हो सकते हैं। IANS मात्रेस के इस पोल पर अगर नजर डालें तो तस्वीर काफी एक तरफा दिखती है। एनडीए को 155 सीटों का अनुमान है, जो बहुमत के 122 के आंकड़े से कहीं ज्यादा है। वहीं महागठबंधन 78 सीटों पर और बाकी दल 10 सीटों पर सिमटते दिख रहे हैं। और ये बढ़त सिर्फ सीटों में नहीं बल्कि वोट शेयर में भी साफ दिख रही है। एनडीए को लगभग 49% वोट मिलते दिख रहे हैं, जबकि महागठबंधन 36% पर है। मतलब दोनों के बीच 13% का एक बहुत बड़ा फासला है, जो नतीजों में एक बड़ा अंतर पैदा कर सकता है। तो अंत में ये बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या बिहार का भविष्य विकास के वादों पर तय होगा या फिर सामाजिक न्याय की लड़ाई पर, या फिर जनसुराज जैसी नई ताकतें और वोटर लिस्ट जैसा विवाद एक ऐसा राजनीतिक भूचाल लाएंगे जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी? इसका जवाब तो अब नतीजों के दिन ही मिलेगा।